हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपना लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसमें हम डाइसैकेराइड्स को पढ़ेंगे। डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, हम पहले देख के आए हैं कि जो दो शुगर यूनिट्स दे हमें वो डाइसैकेराइड्स कहलाता है। ठीक है, अब डाइसैकेराइड्स के अंदर हमने एग्जाम्पल देखे थे लाइक माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है, ये सारे तीन के तीन एग्जाम्पल हमने देखे थे और मेनली इन तीन को ही हमें देखना है। हमने देखा था कि ये डाइसैकेराइड क्या होगा, दो शुगर यूनिट देता है, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि दो शुगर यूनिट मिलके डाइसैकेराइड दे दे। तो देखो, जब हम बात करें स्पेसिफिकली माल्टोज के बारे में, तो माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा, ठीक है, तो वो हमें अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज देता है। ठीक है, तो यानी कि 2 अल्फा डी ग्लूकोज दे देता है। तो जब 2 अल्फा डी ग्लूकोज देता है यानी कि माल्टोज से ये मिल रहा है, तो इसका मतलब 2 अल्फा डी ग्लूकोज भी तो मिलके माल्टोज बनाएगा। तो सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना हमें आता है, पहले हम वही बनाएंगे। ठीक है, सबको बनाना आता है। लास्ट वीडियो, पहले वाली वीडियो हम सारे देख के आए हैं। ठीक है, उसमें मैंने सिखाया अच्छे से, और जितनी ज़्यादा बार बनाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको आसान लगेंगी, याद रखना। ठीक है, इस तरह से हमारा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। एच एच ओ एच एच CH2OH, जहाँ एच आ गया वहाँ OH, जहाँ OH आ गया वहाँ H। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। जब ये कंबाइन करते हैं ना, तो होता क्या है, याद रखना, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में लिंकेज होएगी, यानी कि ये दो कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि लिंकेज हो रहे हैं इनके आपस में, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमेशा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। क्या होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये लिंकेज कैसे बनती है? पानी बाहर निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, यानी कि लॉस हो जाता है पानी का, तब जाके ये लिंकेज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ याद रखना। अभी डेफिनेशन वगैरह हम सब देखेंगे, तो यहाँ से पानी निकलेगा। और याद रखना, जब पानी निकलता है तो अलग अलग शेप्स बनती है, लाइक कभी मान लो यू शेप बन गई, कभी मान लो एन शेप बन गई। तो वो शेप्स याद रखते हुए चलना ताकि स्ट्रक्चर बनाने में आसानी रहे। तो याद रखना, माल्टोज के अंदर यू शेप बनती है। कैसी शेप बनती है? यू शेप बनती है माल्टोज के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे और वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो देखो, ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज एसिटीज आ गया। अब मैंने कहा पानी निकलेगा, पानी यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। अब ये O बचा, इस O के थ्रू ये दोनों बॉन्ड लिंक हो जाएगी। ठीक है, इस O के थ्रू यहाँ पे दोनों बॉन्ड लिंक हो जाएगी। कैसे? देखो, ऐसे कुछ इस तरीके से ये दोनों की दोनों बॉन्ड अभी लिंक होगी। देखो ऐसे, यहाँ H था, ठीक है, ये O और ये H, यहाँ पे ये वाला हट जाएगा। तो यहाँ पे C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। C1C4 इसलिए क्योंकि इस वाले का C1 कार्बन, इस वाले का C4 कार्बन के बीच में है। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होते हैं? दो मोनोसेकेराइड्स के बीच में जो लिंकेज होती है ना, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाती है। अब आ जाते हैं डेफिनेशन में। देखो, ये माल्टोज था, ये अल्फा डी ग्लूकोज, इसकी वजह से C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ, यू शेप बनी। ठीक है, और माल्टोज का यही वाला, अब कहता है ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बना है, ये क्या बन रहा है? माल्टोज बन गया। ठीक है, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? एक ऑक्साइडल लिंकेज होती है। ऑक्साइडल इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। दो मोनोसेकेराइड्स के बीच में जो देखने को मिलती है, दैट टू बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाती है। फिर अगली बात आती है लैक्टोज पे। लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ मिलती है? मिल्क में पाई जाती है। अब लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज मिलता है। माल्टोज से हमें तो अल्फा वाले कंपाउंड मिलते हैं, किसे? माल्टोज से, बट लैक्टोज से बीटा वाले मिलेंगे, और बीटा में भी एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलेगा। तो सबसे पहले बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया हमने, हमें आता है। ठीक है, दोबारा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आगे इसलिए बना के दिखा रही हूँ क्योंकि जब आप बनते हुए देखोगे ना, तो आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो लैक्टोज में सबसे पहले हमें पता है कि बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमें पता है कि ग्लूकोज का बीटा वाले का बना के बस फोर्थ वाले पे पोजीशन चेंज कर दो। बीटा वाले में OH पहले आ जाता है, फिर यहाँ HOH, फिर OHH, और कहता है कि गैलेक्टोज में फोर्थ पोजीशन पे भी वो थर्ड वाला सेम रहता है। तो यानी कि ऊपर हमारे पास OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, फिर CH2OH और यहाँ H आ जाएगा। सिमिलरली अब हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। ये तो था हमारा बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे HOH हमने ऐसे याद रखना था, HH, बट बीटा है तो OH ऊपर आ जाएगा। ठीक है, OHH, यहाँ HOH, OHH, HOH, CH2OH और यहाँ H। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया हमारा स्पेसिफिकली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से भी वाटर निकलेगा। और याद रखना, लैक्टोज के अंदर एन शेप बनेगी। कैसी शेप बनेगी? एन शेप बनेगी लैक्टोज के अंदर, एन शेप। ठीक है, तो यहाँ से पानी निकलेगा। तो इसी स्ट्रक्चर्स को कॉपी करते हैं। तो देखो,
यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाला एज इट इज़ रहेगा और ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से पानी निकलता है। पानी कैसे निकलेगा कि यहाँ से H चला गया, यहाँ से OH चला गया। ठीक है, तो अब जो ये O बचा, इस O के थ्रू लिंकेज होएगी कि ये वाला O यहाँ आ गया और इस तरीके से लिंकेज होगी और N शेप बनी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हुआ कि C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि मोनोसेकेराइड्स के बीच में जो भी लिंकेज होगी वो हमेशा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। बस क्या फ़र्क आएगा कि कौन से कार्बन के बीच में और कौन सी शेप है। तो लैक्टोज का भी दिख गया। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर लैक्टोज का हो गया स्पेसिफिकली, और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। और ये हमने देख लिया कि कैसे बनी। अच्छा, ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या है अभी आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिर आता है सुक्रोज। सुक्रोज की पहले थोड़ी सी थ्योरी वाला पार्ट है, वो समझते हैं। सुक्रोज जो होता है उसको एक केन शुगर के नाम से हम बचपन में पढ़ते हैं, लाइक 6-7 में पढ़ाया जाता है कि केन शुगर होती है। सुक्रोज को अब हम क्लास 12 की केमिस्ट्री में आगे एक और वर्ड देंगे, वो है इन्वर्ट शुगर। कि सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों बोला जाता है। सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है नेचर में। डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी कि लाइट को राइट में मोड़ता है, बट जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है तो वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज दे देता है। और अल्फा डी ग्लूकोज का तो ऑप्टिकल रोटेशन +52.5 होता है और बीटा डी फ्रक्टोज का -92.4 होता है। तो क्योंकि जो लीवर रोटेशन है, जो यानी कि लेफ्ट में लाइट को मोड़ रहा है, वो ज़्यादा है, तो ओवरऑल जो मिक्सचर है ना वो लीवर रोटेटरी हो जाता है। इसकी वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ओवरऑल मिक्सचर लीवर रोटेटरी हो जाता है। तो सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवर रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी की वजह से क्या बोला हमने, इन्वर्जन हुआ केन शुगर का। केन शुगर पलट गया कि डेक्स्ट्रो से लीवो में आ गया और जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसको इन्वर्ट शुगर बोल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर आता है सुक्रोज के बीच में क्या होती है। सुक्रोज में याद रखना, एक तो शेप जो होती है वो लीनियर होती है और दूसरा यहाँ पे C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अभी माल्टोज लैक्टोज में क्या हो रहा था, C1C4 हो रहा था, इसमें C1C2 होता है। ठीक है, और हमें पता है कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो सबसे पहले हम यही बनाएंगे कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। देखो मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहीं से उठा लेती हूँ क्योंकि अभी आपके आगे ही बनाया था। ठीक है, तो देखो अल्फा डी ग्लूकोज, अब बचा क्या, बीटा डी फ्रक्टोज बनाना है। ठीक है, तो बीटा डी फ्रक्टोज बनाते हैं सबसे पहले। ये देखो, तो हमें पता है कि बीटा डी फ्रक्टोज जब हम बनाएंगे तो OH वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे CH2OH आ जाएगा। फिर यहाँ OH H HOH और CH2OH और H, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना। ठीक है, ये हमारा बीटा डी फ्रक्टोज और ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो क्या होगा, क्या कि हमें पता है पानी निकलेगा तो पानी यहाँ से ऐसे निकल जाता है, ये मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और यहाँ पे यही वाला स्ट्रक्चर एज इट इज़, बस इससे ये वाली चीज़ हटा देंगे। और यहाँ पे नीचे वाले में देखो, अब हमें ये तो पता लग गया कि वाटर निकलेगा तो इसको हटा देते हैं और यही वाला स्ट्रक्चर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ आ गया। अच्छा, बस हमें पता है कि यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, इस वाले को थोड़ा सा सही कर देते हैं। यहाँ तो था हमारे पास स्पेसिफिकली HOH। ठीक है, अच्छा फिर आता है ये वाला HOH। अब हमें पता है कि क्या होगा कि यहाँ पे लिंकेज ऐसी दिखेगी। ठीक है, कि स्ट्रेट होगी और C1C2 होगी। ठीक है, C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की पर्टिकुलरली हम यहाँ से C1C2 वाले पे से पानी निकल जाएगा और इस तरह से होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, यहाँ से पानी निकला और ओवरऑल इस तरह से लिंकेज हुई C1C2। अब फिर आता है बात हमारे पास रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की। समझो ध्यान से, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग को समझने से पहले दो रीएजेंट समझो। केमिस्ट्री में रीएजेंट क्या होते हैं, मतलब वो सब्सटेंस जिसके थ्रू रिएक्शन हो जाए। हम कहते हैं कि A से B बन रहा है तो कुछ ना कुछ डालना होगा ना, तभी तो बन रहा है। अपने आप थोड़ी कि बैठे बैठे B बन गया, कुछ डालना होगा, रिएक्शन हुई होगी तभी तो हुआ। तो ऐसे ही हमारे पास दो रिएजेंट समझने हैं। एक होता है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है 2Ag NH3 होल ट्वाइस। ठीक है, और पॉजिटिव में। ठीक है, ये होता है यहाँ पे देखो कि अमोनिकल सॉल्यूशन, लिख लो ये अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2Ag NH3 होल ट्वाइस। ठीक है, पॉजिटिव और साथ में 3OH नेगेटिव। फॉर्मूला यही होता है, बट 3OH नेगेटिव रिएक्शन को बैलेंस वगैरह करने के लिए डाला जाता है, तो याद रखना प्लस 3OH नेगेटिव। ठीक है, अच्छा फिर आता है हमारे पास स्पेसिफिकली कि टॉलेंस रिएजेंट। याद रखना जो भी एल्डिहाइड वाले ग्रुप होते हैं दोनों, एलिफेटिक यानी कि सिंगल स्ट्रेट स्ट्रक्चर है और एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग की फॉर्म में, ठीक है, जो होते हैं दोनों
कि दोनों कंपाउंड चाहे एलिफेटिक हो एरोमेटिक, जहाँ पे एल्डिहाइड है, वो सारे के सारे टोलन रिएजेंट से रिएक्ट करता है। सिर्फ वही टोलन रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करता है? सिर्फ एल्डिहाइड के साथ। और फेलिंग रिएजेंट क्या होता है? फेलिंग रिएजेंट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो फेलिंग दो रिएजेंट या सॉल्यूशन बोलते हैं इसको जनरली, दो तरह का होता है, एक फेलिंग है फेलिंग भी। फेलिंग ये होता है CuSO4 का सॉल्यूशन, और फेलिंग भी होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड भी, और इसी को जनरली रोशलिस सॉल्ट बोलते हैं। ये NCERT में मेंशन है, इसको जनरली रोशलिस सॉल्ट बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है। तो ये फेलिंग रिएजेंट होता है। और फेलिंग की खास बात ये होती है कि जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड वाले हैं, ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप किसमें? चेन में, सिर्फ वही रिएक्शन करते हैं फेलिंग रिएजेंट के साथ। और इसकी खास बात ये है कि कीटोन ग्रुप ना तो टॉलरेंस रिएजेंट देता है ना ही फेलिंग देता है, ठीक है, ये याद रखना। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? वो कार्बोहाइड्रेट जो कि टॉलरेंस रिएजेंट के साथ या फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास रिड्यूसिंग होती है। और वो शुगर, वो कार्बोहाइड्रेट जो रिएक्ट नहीं करती इन रिएजेंट के साथ, वो नॉन रिड्यूसिंग। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, और नॉन रिड्यूसिंग में आ जाएगा सारे के सारे पॉलीसेकेराइड्स और सुक्रोज, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा है पॉलीसेकेराइड, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ऑल्सो देयर इज एन आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट जो हमने टॉपर सीरीज स्टार्ट करी है, लाइक मैंने रिस्पॉन्स देखा है, कुछ बच्चे डेफिनेटली इसे पढ़ रहे हैं, बट व्हाट आई थिंक इज़ I will not continue this series after completing biomolecules. Biomolecules तक I will complete. I will give you PYQs, NCERT questions, each and everything. We will cover this chapter in depth. But I will not continue the series thereafter. But I will definitely share all my notes of each and every chapter. Like 9 chapters would be left after that. I will definitely share, because what I have seen is that you need notes of mine, and that would be more helpful as compared to these lectures, because most of you are going to tuitions, or even if you want to study from YouTube, I have suggested many YouTube channels and you can definitely study from there. And one thing I will tell is that yes, I will share all my notes, so you don't have to take tension about that. Notes आएंगे। इनफैक्ट अगर आपको कोई PYQ कुछ भी चाहिए, किसी भी बुक्स का कंटेंट या कुछ भी, आप मुझे बताओ, आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ। बट ये सीरीज़ लाइक जहाँ पे लेक्चर्स अपलोड करने, वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा। ऑल्सो नॉट जस्ट अबाउट कि उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं है डिसकंटिन्यू करने का। मेन रीज़न इज़ दैट आई एम नॉट एबल टू, मे बी आई विल लाइक, मेरा कॉलेज अगस्त में स्टार्ट होगा, ठीक है, मैं तब तक आपको अपलोड करके दे सकती हूँ लाइक जुलाई तक लेक्चर। बट व्हाट अबाउट कि मैं अगर आगे कंटिन्यू ना कर पाई, वो जब अगस्त वाला टाइम है ना, वो पीक पे आ जाएगा। उस टाइम पे आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि सितंबर एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, ठीक है, फिर आगे जाके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे। तो उस टाइम पे मैं जाके नहीं कह सकती नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगी, कुछ है, क्योंकि मुझे हालात दिख रहे हैं अपने, बिकॉज आई एम नॉट श्योर विच कोर्स आई एम गोइंग टू पिक फॉर माई फ्यूचर। तो मे बी आई एम गोइंग विद अ कोर्स दैट demands more time there, and I will be less active on YouTube, or maybe I don't know which course I'm going to pick, but there are high chances that I may not get time in college due to what my plans are for the further futures. तो इस वजह से मैं ये सीरीज़ डिसकंटिन्यू करूँगी बायोमोलिक्यूल्स के बाद, क्योंकि मैं लास्ट में जाके एकदम बिट्रे नहीं कर पाऊँगी कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा। तो आप अभी से लाइक बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर्स कंप्लीट कर दूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। नोट्स भी सारे हर चैप्टर्स के अपलोड होंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड माई पार्ट एज वेल, दैट which course I am going to pick, I am not sure either now, so I can't betray you at the last moment, so it's better that I have informed you right now as well.